Hello everyone. Here we have started 7th chapter of class 8th, that is the cell. In my previous video I have told about the discovery of cell, about the discoverer of cell, about the shape of cell, size of cell, and about the nucleus, cytoplasm and plasma membrane. ठीक, so all these things we have studied in our first part of the cell video. ठीक, so now here we will study about some of the cell organelles which are present in the cytoplasm. ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. so जान लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं. तो अगर कहा जाए तो अगर यहाँ पर मैं बताऊँ आप लोगों को, ये मान लीजिए कि ये वैसे तो ये एनिमल सेल का एक फिगर है. तो यहाँ पर मान लीजिए जो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर हटा दी जाएँ, ठीक है, सिंपल सा एक सेल रहे, उसके अंदर में एक न्यूक्लियस रहे, तो यहाँ पर ये जो येलो येलो फ्लूइड आप पूरा भरा हुआ देख रहे हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. ये जो पूरा येलो येलो है दैट इज़ साइटोप्लाज्म. और उसके ऊपर ये जो चीज़, ये जो प्रेजेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप देख रहे हो, ये प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है, यही सारी ये सारी चीज़ें जो ऊपर में प्रेजेंट है येलो के ऊपर में, दैट इज़ ऑल कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स लिविंग भी होते हैं, कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं. तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें सेल ऑर्गेनेल हैं. बट ये क्या करती हैं कि सेल के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. फिर वो सेल जब, क्योंकि सेल इज़ अ फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, सो ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में वी विल स्टडी अहेड. सो इसमें आप देखेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस सेल के लिए परफॉर्म कर रही हैं. ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो सेल अगर इतना छोटा सा है तो ये जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो उसमें और छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं. वी कैन सी देम विद पावरफुल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अदरवाइज वी कांट सी देम. ठीक, सो हमारा पहला सेल ऑर्गेनेल का नाम है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो अगर कहा जाए सिंगुलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, जैसे आपने इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा ना, सो सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं और वैसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं. ओके, सो इसका जो शेप होता है ना, कुछ इस शेप का होता है और इसमें दो लेयर्स होती हैं. एक आउटर लेयर ये होती है और इनर लेयर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके स्ट्रक्चर इसका कुछ होता है. ठीक है, इसका जो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर पहले आई विल शो यू. हाँ, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ही होता है. ये देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रियन लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसका जो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ सेल. अभी अगर हम इसको थोड़ा डिटेल्ड वे में ना बताएं, अभी आप जब यू विल गो इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी चैप्टर सेल इन विच यू विल स्टडी अबाउट द डीप थिंग्स अबाउट दीज सेल ऑर्गेनल्स. तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं आप लोग को कि क्या चीज़ रहती है. तो इसमें दो लेयरिंग होती है. ऊपर की जो लेयरिंग होती है ना बच्चों, ठीक है, ये थोड़ी पोरस होती है. पोरस मतलब कुछ मटेरियल अंदर से बाहर जा सकता है. और यहाँ पर ये जो फोल्ड्स दिखाई देंगे ना, यहाँ पर एटीपी जनरेट होता है. अब ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, या किसको हम पावर हाउस, किस सेल ऑर्गेनेल को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पर ना एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, एनर्जी स्टोर होती है. यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अब जैसे इसका एग्जांपल है कि मान लीजिए आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है, ह्यूमन बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो एनर्जी कहाँ से जनरेट होगी, आपने खाना खाया. ठीक है, खाना खाया, उसके बाद धीरे 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 आप कहेंगे कि वो खाना हम खाते हैं एनर्जी के लिए खाते हैं ना, तो आपको वो एनर्जी के फॉर्म में इसमें यहाँ पर ही एनर्जी जो है वो डेवलप होती है. इवन आप कह सकते हैं एटीपी के फॉर्म में करती है. एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. तो यहाँ पर एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है. और इस एटीपी को हम लोग करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं, करेंसी ऑफ सेल. ठीक,
अब इसके बारे में कुछ और चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर तो ये बता दिया गया है ना पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बताया अभी कि एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू राइट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, इसके फॉर्म में। अब इसके बारे में एक और चीज़ है जो आप लोग को जानना चाहिए कि इनका खुद का डीएनए होता है और इनका खुद का राइबोसोम होता है। ओके, इनका खुद का डीएनए होता है और इनका खुद का राइबोसोम होता है। ओके, और इनका जो वर्क होता है मेनली क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का। ओके, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब हम अपना नेक्स्ट ले लेते हैं सेल ऑर्गेनेल, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये भी वेसल्स, ये इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वेसल्स की बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर इफ़ आई विल शो यू, तो दिस इज़ हाउ दे लुक लाइक। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किसी कुछ ऐसे, ये जो ऐसे करके फोल्डिंग ये बनी हुई है, ऐसे करके फोल्डिंग जो बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं कि किसी पे ये डॉट डॉट लगा हुआ है, किसी पे ये स्मूथ है। तो जिस पे ये बच्चों ये डॉट डॉट लगा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर डॉट डॉट नहीं है दैट इज़ कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ यू आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं क्लियर है। हाँ, यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, यहाँ पर भी बनाया हुआ है, लेकिन आपको इसमें रफ़ और स्मूथ को बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ है। ये न्यूक्लियस से थोड़ा अटैच रहते हैं। देखा जाए तो ये रफ़ एंडोप्लाज्मिक और ये स्मूथ, ये वाला जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, और ये वहाँ जहाँ पर आपको डॉट दिख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक। और रफ एंडोप्लाज्मिक इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये जो आप ऐसे डॉट डॉट करके देख रहे हो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो दिस इज़ कॉल्ड अ राइबोसोम। ये क्या होता है, राइबोसोम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर में क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। ठीक, इसीलिए इसके ऊपर ये रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम होते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो दैट आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका काम होता है डिटॉक्सिफाई करना। अगर हमारे बॉडी में कुछ हार्मफुल चीज़ आ गई है तो उसको डिटॉक्सिफाई करना। ठीक, और अदरवाइज़ जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। स्पेशली अगर इनकी बात करें तो इनका जो काम होता है वो ये होता है कि ये सिंथेसिस करते हैं, स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पर जो सिंथेसिस होता है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या सिंथेसिस होता है, लिपिड्स और प्रोटीन होता है। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट होती हैं साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यहाँ इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। ठीक, तो और यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर भी होती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं। ओके, इसमें अगर अभी हम थोड़ा सा और डिटेल बताएं तो इसमें बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। केमिकल एक्टिविटीज़ मतलब इसमें एंजाइम्स वगैरह भी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहीं पे टेक प्लेस होती हैं। ओके, फिर इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। गोल्गी कॉम्प्लेक्स आप बोलिए, चाहे इसको गोल्गी अपैरेटस बोलिए या गोल्गी बॉडीज़ बोलिए। ठीक है, चाहे गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलिए, चाहे गोल्गी बॉडीज़ बोलिए, चाहे गोल्गी अपैरेटस बोल दीजिए। ठीक है, क्या बोल दीजिए, अपैरेटस। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है कि ये जो होते हैं इनका जो कुछ स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। ये थोड़ा पैरेलल होते हैं, इस तरीके से इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है। आई विल शो यू हियर, हाँ, दिस वन। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज़, या आप गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। इनको जो इन्वेंट किया, गोल्गी अपैरेटस को इन्वेंट किया था कैमिलियो गोल्गी ने, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे इन्वेंट किया था। ओके, ये आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर काफ़ी सारे वेसल्स और ट्यूब्यूल्स हैं, और ये देख रहे हैं आप लोग पैरेलली अरेंज्ड हैं। आप देख रहे होंगे ये पैरेलली अरेंज्ड है ना,
एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड हैं। तो इनको जो ये स्टॉक्स बनाए हैं दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टर्न, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं। ओके, इनका जो काम होता है, इनका काम होता है जो लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अभी मैंने बताया कि लिपिड्स और प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको अच्छे से मॉडिफाई करके, पैक करके इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इसका मतलब जो भी चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी है, प्रोडक्ट हुई है, सिंथेसिस हुई है, इसको ये वो और मॉडिफाई करके उसके बाद वो उसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है बट दे हेल्प इन द लाइसोसोम ऑल्सो। ये देखिए यहाँ पर दिया है ना, दिस एक्सक्रीट्स एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स ऑल्सो। ठीक है, ये इसको और जो चीज़ें वहाँ पर बनी हुई हैं वो इनको और मॉडिफाई करते हैं, और जहाँ पर भी सेल में ज़रूरत है ये इसको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की, दैट इज़ लाइसोसोम। लाइसोसोम सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स। अब इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, पहले आप इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये आपके प्लांट सेल, एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट रहेंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होता है इट लुक्स लाइक दिस, यहाँ ये देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके का एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर दिखता है। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है अगर कोई बाहर से कुछ ऐसी चीज़ आ गई, फॉरेन पार्टिकल अगर कुछ बाहर से आ गया, तो ये क्या करेंगे, इनके अंदर में ना, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इनकी मेम्ब्रेन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो भी चीज़ बाहर से आती है, ठीक है, जो भी चीज़, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर सेल के अंदर में आ रहा है और वो सेल को हार्म पहुंचाने वाला है, तो ये क्या करते हैं, इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उसको मार के खा जाते हैं, मतलब डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। अगर इसी जगह पर मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, और ये सेल ख़राब हो गई, मतलब मान लीजिए ये डेड हो गई सेल, ये किसी काम की नहीं रही, तो इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर आपके सेल मेम्ब्रेन के पास में जो प्रेजेंट हैं, ये क्या करेंगे, ये बर्स्ट हो जाएंगे, मतलब फट जाएंगे, और इनमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आने लगेगा। ठीक है, तो जब ये बाहर आने लगेगा तो ये खुद की ही सेल को खुद खा जाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। ओके, ठीक है, ये समझ में आया। फिर इसके बाद में ये अगर देखा जाए कि प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स समटाइम्स होते भी हैं और समटाइम्स नहीं भी होते हैं। ठीक है, अगर होते भी हैं तो टेम्पररी बेसिस पे होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते हैं। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं अगर लाइसोसोम्स राइबोसोम की, ठीक है, अभी मैंने बताया राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे करके होता है ना, तो ये छोटे छोटे राइबोसोम क्या होता है, ये छोटा छोटा पार्टिकल्स है जो कि आरएनए का बना हुआ है। ठीक है, किसका बना हुआ है, आरएनए का बना हुआ है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा बच्चों। ओके, सो ये क्या करते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, बिकॉज राइबोसोम्स हैव आरएनए, सो व्हाट दे हेल्प, दे सिंथेसिस द प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं वैक्यूल की। ठीक, हमारा सेल ऑर्गेनेल जो है वैक्यूल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेल ऑर्गेनेल, अब देखिए सेल ऑर्गेनेल के बारे में आप ये जान लीजिए कि जो सेल ऑर्गेनेल होता है, जो वैक्यूल होते हैं, वो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में थोड़ा डिफरेंट होता है। इफ़ आई विल शो यू इन प्लांट सेल, तो ये आप ये जो इतना बड़ा सा आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, दैट इज़ वैक्यूल। इसका मतलब है प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक, अगर आई विल शो यू इन एनिमल सेल, तो ये या तो एनिमल सेल में बहुत ही छोटे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर है ना, ऐसे ही छोटे छोटे से ये पाए जाते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स। ठीक, या तो ये प्रेजेंट रहेंगे, या तो फिर कभी कभार क्या होता है कि ये नहीं भी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एनिमल सेल्स की बात की जा रही है, लेकिन अगर इफ़ आई विल टॉक अबाउट द प्लांट सेल, तो ये बहुत, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ओके, ठीक है, फिर इसके बाद में इनका जो काम है वो देख लीजिए कि इनकी जो वर्क है वो क्या है। अभी मैंने बताया कि ये प्लांट सेल में होते हैं। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल सैप से फिल होती है। किससे फिल होती है,
सेल सैप से फिल्ड होती है पूरी की पूरी। ओके, इनका जो काम होता है वो स्टोरेज का होता है, स्पेशली जस्ट लाइक अमीनो एसिड्स, समटाइम्स प्रोटीन्स ऑल्सो, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच स्टोर्स इन वैक्यूल, एज वेल एज इफ़ देयर इज़ एक्सेस वाटर इन द सेल, तो ये क्या करते हैं, उसको एक्सपेल आउट करने का भी काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर इसके बाद में कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं एनिमल सेल्स के और प्लांट सेल के। उसके पहले इनसाइट में एक चीज़ दी हुई है कि प्लांट्स कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं, तो एक चीज़ इसमें नहीं बताई गई है, दैट इज़ अबाउट द प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में इसमें नहीं बताया गया है। प्लास्टिड क्या होते हैं कि केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, दिस इज़ ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। तो इनका जो काम होता है बेसिकली क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने का होता है। ठीक है, और इनका जो काम होता है वो ये भी होता है कि ये काफ़ी, आप कह सकते हैं कि ये भी स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रैन्यूल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। तो इनमें प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट का नाम आपने सुना होगा ना, कि क्लोरोप्लास्ट में क्योंकि एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस का नाम लेते हैं तो फोटोसिंथेसिस में हम कहते नहीं है कि क्लोरोफिल की मदद से और लाइट के प्रेजेंस में अपना प्लांट अपना फूड बनाता है। तो दैट क्लोरोफिल्स कहाँ से आता है, वो यहाँ ये जो ग्रीन जो क्लोरोप्लास्ट है उसी में से ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल निकलता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, वो फ्लावर्स वगैरह को अदर और भी बहुत सारे आप कह सकते हो कि कलर देने में हेल्प करता है, जस्ट लाइक रेड और ब्राउन, येलो। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं कि ये कलरलेस होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, ये स्टोरेज का काम करते हैं। ये क्या स्टोर करते हैं स्पेशली, तो ये यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल स्टोर होते हैं, जस्ट लाइक स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैन्यूल्स। लेकिन ये सब क्या काम करेंगे, ये आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। ओके, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। इफ़ यू विल गो थ्रू वंस यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन इन दिस इनसाइट। ओके, अब यहाँ पे कुछ बताए गए हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़े से डिफरेंसेस। अभी मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि सेल वॉल प्रेजेंट रहती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट रहती। प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट अभी मैंने जो अभी बताया प्लास्टिड के बारे में, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट रहता। इसमें लार्ज वैक्यूल होते हैं जो कि सब आधा स्पेस तो वही ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा एनिमल सेल में रहेंगे, तो या तो वो एब्सेंट रहेंगे या तो बहुत छोटे रहेंगे। ठीक है, एकदम ऐसे छोटे छोटे ऐसे रहते हैं। ठीक है, या तो फिर नहीं पाए जाएंगे। ठीक, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, अभी मैंने बताया कि लाइसोसोम एब्सेंट होता है, नहीं रहता है, और एनिमल सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, फिर इसके बारे में आप हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक, यहाँ पर जब आप लोग टिश्यूज़ चैप्टर पढ़ेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिटन हेयर। ठीक है, बट हम आपको थोड़ा थोड़ा हम आपको इसमें बता देते हैं कि व्हाट इज़ रिटन हेयर। ठीक, तो जैसे कि प्लांट सेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, डर्मल टिश्यूज़ होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। डर्मल टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये प्लांट की आउटर लेयरिंग होती है। ठीक है, वस्कुलर टिश्यूज़ में आपका जाइलम और फ्लोएम आ जाता है, 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो कि फूड और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ना। ठीक है, ये ग्राउंड टिश्यूज़ आ जाते हैं। जाइलम में क्या होता है, जाइलम का मतलब है कि प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फ्लोएम का मतलब है फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्लांट सेल में। इफ़ आई विल टॉक अबाउट द एनिमल सेल, तो एनिमल सेल भी आपके प्लांट टिश्यूज़ के तरीके होते हैं, बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस इसमें पाए जाते हैं। जस्ट लाइक कि क्योंकि एनिमल्स में स्किन वगैरह पाई जाती हैं ना, और नर्वस सिस्टम वगैरह पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, मसल्स पाए जाते हैं ना, तो मस्कुलर टिश्यूज़। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज़ भी होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं जो मेनली
जो ऑर्गन के आउटर सरफेस, स्किन वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ जो नर्व से जुड़ा होता है ना, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, नर्व टिश्यूज़। अभी नर्व सेल मैंने ऊपर पिछले वीडियो में अपने दिखाई थी, ओके, नर्व सेल। इसके बाद मस्कुलर टिश्यू, आपने ऐसे करके एक स्पिंडल स्मूथ मसल देखा था ना, स्मूथ मसल, लेकिन स्मूथ मसल मस्कुलर टिश्यू में ही आता है, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यूज़ बेसिकली आपके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ब्लड भी आपका कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर में आता है। ब्लड इज़ आल्सो ब्लड तो एक फ्लूइड ही होता है, ठीक है। तो जो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, अगर हम कहें तो उनमें ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ओके। सो ये था आपका, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई थी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, एंड देयर वर अ वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिवीजन ऑफ सेल एंड इट्स ग्रोथ, ओके। थैंक यू।